हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशु रंजन क्लासेस। आज मैं डायरेक्टर का रिवीजन लेक्चर प्रोवाइड करूंगा और ये जो रिवीजन लेक्चर है वो सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीएस फाइनल तीनों के लिए एप्लीकेबल है। और ये जो कंपनी लॉ है वो सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी एप्लीकेबल है। कल का जो रिवीजन लेक्चर था मेरा सेक्शन 149 से सेक्शन 163 तक था। आज मैं सेक्शन 164 से स्टार्ट करूंगा। नाउ स्टार्ट करता हूं। सेक्शन 164 बोलता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। कौन कौन सा पर्सन डायरेक्टर बना हुआ है तो वो डिस्क्वालिफाइड, मतलब वो कंपनी छोड़ को जाना पड़ेगा, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। कब कब एक पर्सन डायरेक्टर बना हुआ है कंपनी में तो वो डिस्क्वालिफाइड हो सकता है जब वो अनसॉन्डमेंट हो गया, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो गया, चाहे उसको कोर्ट घोषित कर दिया कि हाँ अब तुम इंसॉल्वेंट हो चुके हो, चाहे वो जेल उसको हो चुका है। अगर किसी पर्सन का 6 महीने से ज़्यादा अगर जेल हो गया है तो वो अगले 5 साल तक वो डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड, मतलब अगला 5 साल वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। अगर कोई पर्सन में अपना ज़िंदगी में 7 साल से ज़्यादा अगर उसका जेल हो जाता है तो पूरा ज़िंदगी भर वो कभी डायरेक्टर नहीं बन सकता, पूरे ज़िंदगी भर में। चाहे कोई पर्सन ऐसा है जो कि कॉल्स इन एरियर 6 महीने से ज़्यादा पेड नहीं किया है कंपनी का, तो वो भी कभी वो जो डायरेक्टर बना हुआ है तो उसको कंपनी छोड़कर जाना पड़ेगा। कोई ऐसा पर्सन है जो डील लिया ही नहीं, डील लेना कंपलसरी है डायरेक्टर लोगों को, तो भी उसको कंपनी छोड़कर जाना पड़ेगा, वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। चाहे कोई ऐसा पर्सन है जो कि सेक्शन 165 है, जो कि एक पर्सन कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, सेक्शन 165 का जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करता तो भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर कंप्लीट हो गया। और हम लोग सेक्शन 165 में आते हैं। सेक्शन 165 बोलता है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। एक पर्सन कितने कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम कर सकता है। एक पर्सन 20 कंपनी में काम कर सकता है एज ए डायरेक्टर, बट जो 20 नंबर ऑफ कंपनी है उसमें मैक्सिमम एक पर्सन 10 कंपनी में ही एज ए डायरेक्टर काम कर सकता है जो कि पब्लिक कंपनी है। बट कोई ऐसा पब्लिक कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डिंग रखे हुए हैं मोर देन 50%, तो वो भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा। तो बोलता है कि जो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप है तो कौन कौन सा कंपनी पे नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एप्लीकेबल नहीं है। जो भी गवर्नमेंट कंपनी है जो कि सेक्शन 455 में जो डिफाइंड है उस पे जो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप है वो एप्लीकेबल नहीं है। मतलब एक पर्सन है जो कि गवर्नमेंट कंपनी में कितना भी गवर्नमेंट कंपनी में एज ए डायरेक्टर बन सकता है। तो सेक्शन 8 में भी है कि वो कितना भी सेक्शन 8 में ऐसे डायरेक्टर बन सकता है। तो सेक्शन 165 ओवर हो गया। हम लोग सेक्शन 166 में पहुंचते हैं। सेक्शन 166 बोलता है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर जो कंपनी में बनता है तो उसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या उसका ड्यूटी है एक कंपनी में। सबसे पहले तो वो कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको फॉलो करेगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का क्या बोलता है, वैसे जैसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलेगा वैसा वो कंपनी में काम करेगा। गुड फेथ में काम करेगा, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी में काम करेगा, गुड फेथ और बेस्ट इंटरेस्ट फॉर द कंपनी में वो काम करेगा, ड्यू डिलिजेंस से वो काम करेगा, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कभी वो खुद का इंटरेस्ट के लिए कभी वो काम नहीं करेगा, कभी वो सीक्रेट प्रॉफिट कमाने के लिए कभी वो काम नहीं करेगा। चलिए, तो अब सेक्शन 166 ओवर हो गया। अब हम लोग सेक्शन 167 में आते हैं। सेक्शन 167 बोलता है वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 164 तो था डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर। मतलब एक जो डायरेक्टर कंपनी में बना हुआ था तो उसको अगर वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, जैसे कैंसोलेंट हो जाता है, चाहे इंसॉल्वेंट हो जाता है, चाहे वो 6 महीने से ज़्यादा जेल हो जाता है, चाहे तो वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। अगर उसका 7 साल से ज़्यादा का जेल हो जाता है तो वो जिंदगी भर के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। चाहे वो 6 महीना का से ज़्यादा किसी कंपनी का पैसा मार लिया, मतलब पॉलिसी इनेरियर हो गया, तो भी वो कंपनी को उसको छोड़कर जाना पड़ता था। तो वैसा ही तो उसमें था कि डायरेक्टर बन गया था, उसके बाद वो कंपनी छोड़ के उसको जाना पड़ रहा था। बट इन केस ऑफ सेक्शन 167 वैकेशन ऑफ डायरेक्टर बोलता है कि अगर तुमको सेक्शन 167 अगर तुम पे एप्लीकेबल हो जाता है, अप्लाई हो जाता है, तो तुम तो डायरेक्टर बन ही नहीं सकते हो। तो ये बोलता है वैकेशन ऑफ डायरेक्टर।
कौन कौन सा केस है जिसमें कि 1% डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। सबसे पहला तो जो सेक्शन 164 का जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो केसेस था, अगर उसमें से कोई भी केस अगर अप्लीकेबल हो जाता है तो वो पर्सन तो डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। फिर ऐसा ही बोलता है कि एक जो पर्सन है जो 12 महीना में जो बोर्ड मीटिंग हुआ वो एक भी बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो तुम एक बोर्ड मीटिंग में तुम प्रेजेंट नहीं हो सकते हो, तो तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने का तुमको नॉलेज ही नहीं है, तो वो नहीं बन सकता है। तो फिर ऐसा ही बोलता है कि ही फेल्स टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट, चाहे वो अपना जो इसका जो इंटरेस्ट है जो सेक्शन 184 में डिफाइंड है कि रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर, जो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से वो अपना रिलेटेड पार्टी जो ट्रांजेक्शन किया था वो बताता नहीं है, कंपनी का अपना इंटरेस्ट नहीं बताया, तो भी वो वैकेट करना पड़ेगा। चाहे वो कंपनी में चाहे वो कभी कोर्ट्स के थ्रू वो डिस्क्वालीफाइड, मतलब कभी उसको जेल हुआ था और वो जेल हुआ था तो कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का जेल हुआ था, वो भी जेल हुआ था तो मोरल टर्पिट्यूड के कारण उसको जेल हुआ था, तो भी वो कंपनी को वैकेट करना पड़ेगा, मतलब वो डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। सेक्शन 167 ओवर हो गया। अब सेक्शन 168 में आते हैं। सेक्शन 168 बोलता है रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। जिसे देखिए सेक्शन 164 था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, सेक्शन 167 वैकेशन ऑफ डायरेक्टर ओवर। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 168 रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर है कि वो कब कब एक कंपनी से रिजाइन कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग। नोटिस जो लिखेगा वो राइटिंग मतलब हाथ से लिख करके जमा करेगा कंपनी में बोर्ड, और जो कंपनी में जो लिख कर देगा ना, उसके बाद द कंपनी शैल इंटीमेट द रजिस्ट्रार, जो कंपनी जो रिसीव करेगा लिखित रूप से डायरेक्टर के द्वारा वो रिजाइन किया, तो उस कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रजिस्ट्रार को जमा करे विथिन 30 डेज इन DIR 12 फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायरेक्टर था जो कि रिजाइन किया, जो कंपनी को जो नोट में लिख के दिया कि हाँ मैं किस रीजन से मतलब रिजाइन कर रहा हूँ कंपनी में, तो वो DIR 11 फॉर्म में दिया। बट जो कंपनी जो रिसीव किया रिजिग्नेशन फ्रॉम डायरेक्टर, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विथिन 30 डेज DIR 12 फॉर्म में रजिस्ट्रार को जमा करे। तो फिर बोलता है कि अगर कभी ऐसा भी हो सकता ना कि अगर रिजाइन हो गया कंपनी में और डायरेक्टर कंपनी में नहीं है, अगर कभी पूरा डायरेक्टर वैकेट हो गया चाहे रिजाइन मार दिया, तो कौन ऐसा पर्सन है जो कि कंपनी में नया डायरेक्टर अपॉइंट करे, क्योंकि नेक्स्ट जनरल मीटिंग होने में समय है, तो कौन अपॉइंट करेगा। तो बोलता है कि जो प्रोमोटर है कंपनी का वही अपॉइंट करेगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी कंपनी में प्रमोटर होता ही नहीं है, जैसे एल का कोई प्रमोटर ही नहीं है, तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो फिर उसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सेक्शन 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 169 बोलता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, कब एक डायरेक्टर को कंपनी से रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब भगा दिया जाएगा। तो कब एक डायरेक्टर को एक कंपनी से हटाया जाएगा। एक डायरेक्टर को एक कंपनी से हटाने के लिए बहुत छोटा सा चीज करना पड़ेगा, वो है सिर्फ ORIN-GM पास कर देगा तो एक डायरेक्टर एक कंपनी से छोड़कर उसको जाना पड़ेगा। अगर SRIN-GM अगर जनरल मीटिंग में पास हो गया तो एक डायरेक्टर को कंपनी छोड़ कर जाना पड़ेगा। बट छोड़ के जाने के पहले जो डायरेक्टर छोड़ के जाने के लिए उसको जो रिमूव कर रहा है ORIN-GM पास करके जनरल मीटिंग, तो उसको छोड़ने के पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा, मतलब उसका सुनना पड़ेगा कि हाँ जो नोटिस जो स्पेशल नोटिस जो दिया था शेयर होल्डर तुम्हारे खिलाफ में कि हाँ तुम ऐसा काम करते हो, तो क्या ये सच है, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट उसको दिया था। तो जब नेक्स्ट जनरल मीटिंग हुआ तो उसको मौका दिया बोलने का, बट अगर जो उसको बोलने का मौका दिया वो जनरल मीटिंग में जनरल मीटिंग में आकर के वो नीडलेस पब्लिसिटी करने लगा, तो फिर उसको सुनने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर ओवर हो गया। अब सेक्शन 170 में आते हैं, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड KMP, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड KMP एंड देयर शेयर होल्डिंग। जैसे सेक्शन 170 बोलता है कि जो एक
कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं, जो केएमपी होते हैं, वो बहुत अपर क्लास का पोस्ट होते हैं कंपनी में, तो उन लोगों का रजिस्टर्ड मेंटेन जरूर होना चाहिए कि वो लोग कितना एक कंपनी में शेयर होल्डिंग रखते हैं। तो कहता है कि एवरी कंपनी शैल केप्ट एट इज रजिस्टर्ड ऑफिस ए रजिस्टर्ड कंटेनिंग सच पर्टिकुलर ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी। जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं पे रखेंगे कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स एक डायरेक्टर या केएमपी होल्ड कर रहे हैं कंपनी में एज ए शेयर होल्डर। ठीक है, वही बोलता है सेक्शन 170। तो फिर जो ये भी जो रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर ऑफ केएमपी, एवरी कंपनी शैल कीप्ट एट इस रजिस्टर्ड ऑफिस ए रजिस्टर्ड ऑफिस डायरेक्टर एंड केएमपी कंटेनिंग द फ्लोइंग पर्टिकुलर। और जो डायरेक्टर और केएमपी के बारे में पूरा पार्टिकुलर्स, मतलब उसके बारे में पूरा डिटेल एक कंपनी एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगा। जैसे कि डायरेक्टर का डीन नंबर कितना है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कितना है, उसका नाम क्या है, उसका सरनेम क्या है, उसका फॉर्मर नेम क्या है, चाहे फिर उसका फादर्स नेम क्या है, उसका स्पाउस नेम क्या है, अगर मैरिड है तो, अगर मेल है तो उसका मेल है तो उसका वाइफ का नाम क्या है, अगर वो मेल पर्सन है तो उसकी वाइफ, और उसका फीमेल है तो उसका हस्बैंड का नाम क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ उसका क्या है, रेसिडेंशियल एड्रेस उसका क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या, मतलब उसका पूरा डिटेल एक कंपनी को इन रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ेगा, डायरेक्टर का और केएमपी का। सेक्शन 171 ओवर हो गया। हम लोग सेक्शन 171 में आए। मेंबर राइट टू इंस्पेक्ट, जो भी एक मेंबर है मतलब शेयर होल्डर है, उसका राइट है कि इंस्पेक्ट करेगा, मतलब कंपनी को कि सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं। तो जो भी मेंबर अगर चाहता है इंस्पेक्ट करने के लिए कंपनी में, तो वो बीओडी को बोलेगा कि मेरे को इंस्पेक्शन करना है। तो जिस दिन एक मेंबर चाहेगा इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उसको 30 दिन के अंदर, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो 30 दिन के अंदर वो शेयर होल्डर को प्रोवाइड कर दिया जाएगा 30 दिन के अंदर। बट ऐसा भी है ना कभी कभी कि जब भी जनरल मीटिंग होता है ना, तो उसमें भी जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो पे रखना चाहिए कि जब शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करे तो वो देख सकते हैं। सेक्शन 171 भी ओवर हो गया। हम लोग सेक्शन 172 में पहुंचते हैं। सेक्शन 172 बोलता है फॉर द पनिशमेंट ऑफ ऑल द सेक्शन फ्रॉम 149 टू सेक्शन 171। जैसे बोलता है कि सेक्शन 149 से 171 तक जितना भी हम लोग सेक्शन पर है ना, बोलता है कि कोई अगर स्पेसिफिक पेनल्टी अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर सेक्शन 172 का पेनल्टी एप्लीकेबल होगा। जैसे कि हम लोग वहाँ पे पढ़े थे ना डीन के लिए कि कंपनी ले लिया, डायरेक्टर से कंपनी को मालूम चल गया कि हाँ इसका डी नंबर क्या है, बट जो कंपनी था वो आरओसी के बताया ही नहीं कि हाँ इसका डी नंबर क्या है, तो वहाँ पे 25,000 से 1 लाख रुपया का पेनल्टी था ना वहाँ पे। तो वैसे ही अगर वो तो था वहाँ पे एक सेक्शन में था, बट हम लोग इतना सारे सेक्शन पढ़े तो इसमें कोई स्पेसिफिक पेनल्टी प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। तो सेक्शन 172 का पेनल्टी अप्लीकेबल होगा फॉर ऑल दी सेक्शंस। जैसे कि इसमें है कि कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट 50,000 से लेकर के 5 लाख तक पेनल्टी लगेगा। सेक्शन 172 ओवर हो गया है। अब हम लोग सेक्शन 173 में आते हैं। सेक्शन 173 क्या बोलता है? मीटिंग ऑफ डायरेक्टर। और जो मीटिंग ऑफ डायरेक्टर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब मीटिंग ऑफ डायरेक्टर से आई थिंक ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स तो आता ही आता है, हमेशा आता है। सेक्शन 173 से लेकर के 174 हो गया, 175 हो गया, मतलब मीटिंग ऑफ डायरेक्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए सेक्शन 173 में आते हैं। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर, एक कंपनी में कब कब मीटिंग, कितना मीटिंग होता है। एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे देखिए, एक जो कंपनी खुलता है तो जिस दिन एक कंपनी खुला उस दिन से विद इन 30 days के अंदर उसको एक बोर्ड मीटिंग करवाना पड़ेगा। बट एक जो कंपनी जो बोर्ड मीटिंग विद इन 30 days फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन करवाया तो उसको हर एक साल कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करवाना पड़ेगा। बट जो 4 जो बोर्ड मीटिंग होगा ना, तो जो दो बोर्ड मीटिंग का जो इंटरवल होगा वो 120 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। not more than 120 days gap between 2 consecutive meeting। तो फिर बोलता है कि कौन कौन सा ऐसा कंपनी है जिसको एग्जाम्पशन दिया गया कि ये रूल ऑफ
फॉलो नहीं भी करे तो काम चलेगा। जैसे ओपीसी हो गया, सेक्शन 8 कंपनी हो गया, डोरमेट कंपनी हो गया, इन लोग को बोला है कि अगर आप 6 महीना में एक बोर्ड मीटिंग भी अगर करवा लेते हैं आप, तो फिर भी आप लोग का काम हो जाएगा। बट जो आप 6 महीना में एक और 6 महीना में एक जो बोर्ड मीटिंग आप करवाइएगा, तो कम से कम उसमें 90 डेज का गैप होना ही चाहिए। तो फिर और बोलता है कि कौन कौन सा, तो ये जो मीटिंग होता है, तो इसमें मीटिंग तो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना भी, जैसे देखिए कंपनी को जनरली तो कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नोटिस भेजे, बाय पोस्ट भेजे या बाय ईमेल भेजे, चाहे जैसे भी भेजे अपने डायरेक्टर लोगों का कि हाँ इस दिन मीटिंग है। बट अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कोई डायरेक्टर भेजे, हाँ इस दिन मीटिंग है, जो कि एड्रेस रजिस्टर्ड है कंपनी में, उसी एड्रेस पर जनरली नोटिस जाता है कि हाँ इस दिन मीटिंग होने वाला है। तो जो नोटिस जाता है वो एटलीस्ट 7 डेज पहले जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर कुछ ऐसा भी कंडीशन है, जैसे देखिए जो डायरेक्टर जो डायरेक्टर ज्वाइन होते हैं बोर्ड मीटिंग में, तो कुछ होते हैं कि एज ए फिजिकली भी प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ ऐसा भी होते हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू भी ज्वाइन होते हैं एज इन ए बोर्ड मीटिंग। बट कुछ ऐसा भी सिचुएशन है कि कुछ मतलब आप ये सब जो कंडीशन है, मतलब ये सब अगर कुछ होने वाला है कंपनी में, तो आप को फिजिकली प्रेजेंट होना कंपलसरी है। मतलब आप नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप प्रेजेंट हो सकते हैं, नहीं आप ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू प्रेजेंट हो सकते हैं इन ए बोर्ड मीटिंग। कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा? जैसे द अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर अप्रूवल करवा रहा है कंपनी, तो आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। द अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, द अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, द ऑडिट कमेटी मीटिंग। जो ऑडिट कमेटी का जो मीटिंग होता है सेक्शन 143 सेक्शन 1 का, उसमें आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। द अप्रूवल ऑफ द मैटर रिलेटेड टू अमलगमाइजेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, मतलब ऐसा भी होगा तो आप लोगों का जो बीओडी है, मतलब डायरेक्टर लोग है, उन लोगों को फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स नहीं चलेगा। जैसे ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स था ना, अच्छा ठीक है, इसमें जो भी डायरेक्टर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ज्वाइन करते हैं इन बोर्ड मीटिंग में, तो उन लोगों को पहले ही बताना पड़ता है कि हाँ हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोग ज्वाइन करेंगे, मतलब प्रेजेंट होंगे बोर्ड मीटिंग में। बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि तो 1 साल, हाँ पहले तो वो बोले ना, वो 1 साल के लिए वैलिड होता है कि आप 1 साल तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप जो कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग होता है उसमें आपको प्रेजेंट माना जाएगा। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हाँ वो जो डायरेक्टर बोला कि हाँ मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करूँगा मीटिंग, बट वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड ना करके वो फिजिकली प्रेजेंट हो गया, तो भी चलेगा। ऐसा नहीं, आपने ऐसा नहीं बोल सकते नहीं आप तो बोले थे कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रेजेंट हूँगा, बट आप फिजिकली कैसे, नहीं वो आ सकता है, ठीक है। अब सेक्शन अभी भी सेक्शन 173 चल रहा है। सेक्शन 173 बहुत बड़ा है। अब शॉर्ट नोटिस, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग कभी कभी शॉर्ट नोटिस मतलब बहुत जल्दी करवाना पड़ जाता है। तो जैसे कि कुछ जरूरी कुछ बात हो गया, कुछ डिसीजन लेना हो गया, जरूरी डिसीजन लेना पड़ गया कंपनी को, तो शॉर्ट नोटिस दे करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकता है कंपनी। तो बोलता है कि जो शॉर्ट नोटिस करके जो एक बोर्ड मीटिंग होता है उसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बोर्ड मीटिंग जो हुआ उसमें अगर एक भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, मीटिंग क्या होगा? देखिए मैं बताता हूँ। अगर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं रहा तो वो जाकर के मीटिंग, तो वो ठीक है मीटिंग हो गया, बट वो जो पेपर वर्क जितना भी हुआ था कि द एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिसीजन टेकन एट सच मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड। जो डिसीजन जो लिया गया था मीटिंग में ना, वो सर्कुलेटेड, मतलब सभी डायरेक्टर के पास फिर से सर्कुलेट करेगा, और उसमें कम से कम एक डायरेक्टर, एक मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का
रेक्टिफिकेशन होना कंपलसरी है। मतलब एक डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसका रेक्टिफिकेशन होना कंपलसरी है, तभी जाकर के वो मीटिंग है जो वैलिड माना जाएगा, जो कि शॉर्ट नोटिस के थ्रू हुआ था। जो इंपॉर्टेंट कुछ भी डिसीजन लेना होता है कंपनी का, तो तभी जनरली ये सब मीटिंग करवाया जाता है। जैसे फेलुअर टू गिव नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, जैसे कि जो नोटिस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो दिया जाता है एज ए कंपनी के थ्रू, बट अगर नोटिस नहीं दिया गया डायरेक्टर को फॉर द अटेंडिंग इन द बोर्ड मीटिंग, तो 25,000 रुपया का पेनल्टी लगेगा, जो ऑफिसर को लगेगा, जिसका की रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आपको नोटिस देना है। ठीक है। जैसे आप लोगों को मैं ऊपर ही बताया था कि जो रिलैक्सेशन दिया गया है, ओपीसी है, स्मॉल है, डोरमेंट कंपनी है। जैसे ओपीसी हो गया, ओपीसी जो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 62 में, स्मॉल कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 85 में, डोरमेंट कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 455 में। तो ये सब कुछ रिलैक्सेशन दिया गया कंपनी के थ्रू कि ठीक है, आपको साल भर में 4 बोर्ड मीटिंग नहीं करवाना। आप लोग अगर साल भर में 2 बोर्ड मीटिंग भी करवा लेते हैं फिर भी काम चल जाएगा। मतलब कि हर एक 6 महीना में आपको एक बोर्ड मीटिंग करवाना पड़ेगा। मतलब कि फ्रॉम जनवरी टू जून एक बोर्ड मीटिंग करवा लीजिए, फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर एक बोर्ड मीटिंग करवा लीजिए। और ये भी जो बोर्ड मीटिंग होगा वो कैलेंडर ईयर में होगा, ऐसा नहीं फाइनेंशियल ईयर में, कैलेंडर ईयर में होगा। तो और ये जो बोर्ड मीटिंग होगा ना ओपीसी स्मॉल डोरमेंट कंपनी का, जो इसका जो टाइम लिमिट है और इसका जो टाइम गैप है बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग 90 दिन से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेक्शन 173 ओवर हो गया। अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं स्टार्टअप कंपनी क्या होता है। स्टार्टअप कंपनी क्या होता है, आजकल हम लोग सुनते रहते हैं स्टार्टअप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्टार्टअप? चलिए, एन एंटिटी शैल बी कंसीडर्ड अ स्टार्टअप if it is incorporated as a private limited company or registered as private firm or LLP in India। जनरली जो स्टार्टअप कंपनी होते हैं वो प्राइवेट ही होते हैं, और LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के थ्रू, जो कि एक्ट LLP एक्ट भी है 2008 के थ्रू बनता है। और ये जो स्टार्टअप होता है वो जनरली 7 साल के लिए होता है। ठीक है। बट अगर वो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर से अगर वो बिलोंग करता है तो वो स्टार्टअप 10 साल के लिए माना जाएगा। और इसका जो टर्नओवर होता है ना, शैल नॉट एक्सीड 25 करोड़। इसका टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता है। अगर 25 करोड़ से ज़्यादा अगर हो गया तो वो स्टार्टअप नहीं माना जाएगा, मतलब उसका जो भी बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इफ इट इज़ वर्किंग टुवर्ड्स, और जो स्टार्टअप जो कंपनी जो खुलता है वो इनोवेटिव तरीका से सामान बनाता है, कोई प्रोडक्ट बनवाता है या बनाता है, डेवलपमेंट करता है, इम्प्रूवमेंट करता है प्रोडक्ट बनाने में, चाहे सर्विसेज प्रोवाइड करने में। ठीक है। सेक्शन 173 ओवर हो गया। अब हम लोग सेक्शन 174 में आते हैं। सेक्शन 174 बोलता है कोरम फॉर मीटिंग ऑफ द बोर्ड। एक जैसे कि कोरम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हैज टू अटेंड इन द मीटिंग सो दैट मीटिंग शैल बी कंसीडर्ड एज वैलिड मीटिंग। तो कोरम जो बोर्ड मीटिंग जो हुआ उसमें कितना कोरम मतलब कितना पर्सन को प्रेजेंट होना कंपलसरी है। तो द कोरम फॉर ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी द हायर ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। कम से कम 1/3 और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर तो होना ही चाहिए, तभी जाकर के वो कोरम माना जाएगा। और जो भी लोग जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू जो ज्वाइन किए थे बोर्ड मीटिंग में, उन लोग को भी काउंट किया जाएगा इन कोरम में। कभी कभी हाँ जनरली ऐसा किया जाता है ना, जो डायरेक्टर जो काउंट होते हैं बोर्ड मीटिंग में, तो जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है ना वो काउंट नहीं होते हैं। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है उसका संख्या बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपनी में, तो फिर कंपनी क्या करेगा, कोरम नहीं होगा वैलिड मीटिंग माना जाएगा। कब ऐसा कंडीशन आएगा, ऐसा हो सकता है कोरम बेन नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर आर 2/3 और मोर ऑफ टोटल डायरेक्टर। अगर किसी कंपनी में 2/3 एटलीस्ट 2/3 या ग्रेटर देन 2/3, तो अगर किसी भी कंपनी में मोर देन 2/3 अगर डायरेक्टर मतलब इंटरेस्टेड डायरेक्टर ही हो जाता है, तो अब हो जाता है इंटरेस्टेड, मगर जो बचता है वो रिमेनिंग नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर एट द प्रेजेंट नंबर ऑफ मीटिंग एटलीस्ट
2 डायरेक्टर सेल बी हायर। अगर कम से कम 2 डायरेक्टर भी बच जाता है ना, इंटरेस्टेड, नॉन इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड होता कि अगर किसी कंपनी में इंटरेस्टेड ग्रेटर देन 2/3 अगर इंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो जो बचा हुआ जो डायरेक्टर है जो नॉन इंटरेस्टेड है, कम से कम 2 डायरेक्टर भी नॉन इंटरेस्टेड बच जाता है तो भी कोरम माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये जो कोरम के लिए कभी कभी जो मीटिंग जो अर्जेंट होता है, तो जो अर्जेंटमेंट होगा ना वो नेक्स्ट सेम डे, नेक्स्ट वीक सेम टाइम होगा। कोरम के लिए जो अर्जेंटमेंट होता है, ये जो कोरम का जो कंडीशन था जनरली 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विचेवर इज हायर, वो जनरली सब कंपनी के लिए। बट जो सेक्शन 8 कंपनी, जो चैरिटेबल कंपनी है, जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं ना, उन लोग का कंडीशन कुछ अलग ही है कोरम के लिए। वो लोग बोलता है कि 8 मेंबर और 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ विचेवर इज लोअर, यहाँ पे लोअर है। बट जो हम लोग का जनरल कंडीशन है 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विचेवर इज हायर। बट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, 8 डायरेक्टर और 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ विचेवर इज लोअर अगर हो जाता है तो फिर उसका जो मीटिंग है वो वैलिड माना जाएगा। सेक्शन 174 ओवर हो चुका है कोरम का। अब सेक्शन 175 में आते हैं, पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। जैसे जो रिजोल्यूशन पास कर रहा है ना बाय सर्कुलेशन, मतलब ये बोलता है ना कि नो मीटिंग फिजिकली, और कोई भी मीटिंग जो फिजिकल नहीं होगा, मतलब ऑफिस में जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, वहाँ पे मीटिंग नहीं हो करके जो भी डिसीजन लेना होगा कंपनी को, वो बाय पोस्ट जो भी डायरेक्टर है उनके घर पे एड्रेस पे, रजिस्टर्ड एड्रेस पे चला जाएगा, और उन लोग अपने घर पे ही, घर बैठकर ही वोटिंग देंगे उन लोग क्या चाहते हैं। और जो नोटिस जाएगा डायरेक्टर लोगों के पास, वो हैंड डिलीवरी से भी जा सकता है, बाय पोस्ट भी जा सकता है, बाय कोरियर के थ्रू भी जा सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी जा सकता है, बाय मेल के थ्रू भी जा सकता है, बाय फैक्स के थ्रू भी जा सकता है। तो वो घर बैठ के ही अपना डिसीजन ले सकते हैं। फिर बोलता है इंसिस्टिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग where not less than 1/3 of total number of director of the company for the time being required at any resolution circulation must be decided by the meeting of the chairman shall put the resolution। कम से कम 1/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर अगर चाहते हैं तभी जाकर के पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन होता है। अब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड वन बोलता है कुछ बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड, कि जो बोर्ड मीटिंग है ना, जो ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग है वो नेशनल हॉलीडे में क्या हो सकता है, बोलिए। ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग है वो नेशनल हॉलीडे के दिन हो सकता है, या डेफिनेटली हो सकता है। ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलीडे के दिन हो सकता है, बट जो अर्जेंट बोर्ड मीटिंग है उन लोग के लिए लॉ में लिखा हुआ है कि अर्जेंट बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलीडे के दिन नहीं हो सकता है। बट आई थिंक दैट लॉ लिखने वाले को कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। ओरिजिनल मीटिंग है जो कि नेशनल हॉलीडे में हो सकता है, बट जो अर्जेंट बोर्ड मीटिंग है वो नेशनल हॉलीडे के दिन नहीं हो सकता है। बट एडवाइस है कि जो ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग है वो भी नेशनल हॉलीडे के दिन नहीं रखा जाए तो अच्छा होगा। जो कि बोर्ड मीटिंग होगा वो कहीं भी हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है, आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, बेंगलोर, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका, मतलब दुबई, मॉरिशस, मतलब कहीं भी हो सकता है। तो कहता है कि देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मीटिंग ऑफ कमिटी या बोर्ड मीटिंग ऑन द सेम डे। बट जो टाइम गैप है केप टू बी, कुछ टाइम गैप होना चाहिए। जैसे कि बोलता है कि ऑडिट कमेटी का मीटिंग है, चाहे जैसे कमेटी होता है ना, ऑडिट कमेटी हो गया, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी हो गया, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी हो गया, अब जो बोर्ड मीटिंग हो गया, तो ये सब दोनों एक दिन हो सकता है। बट जो दोनों का जो मीटिंग का जो समय है वो थोड़ा दोनों में टाइम गैप होना चाहिए। ये सब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 बोलता है, जो कि CS इंस्टीट्यूट, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इश्यू करता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो भी डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर है कंपनी में, कोइंसिडेंटली एक ही दिन प्रेजेंट हो जाता है कंपनी में, तो वो बोर्ड मीटिंग नहीं माना जाएगा।
सेक्शन 174 तक कवर हो गया। सेक्शन 173 बोलता था मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर, और सेक्शन 174 बोलता था कोरम ऑफ द मीटिंग टू बी हेल्ड एज वैलिड मीटिंग। सेक्शन 175 पासिंग ऑफ सर्कुलेशन, जो कि घर बैठे वोटिंग करते थे। अब सेक्शन 176 में आते हैं, डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर नोट टू इनवैलिडेट एक्शन टेकन। ऐसे बोलता है कि कोई डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था कंपनी में, ठीक है, बट कोई कारण से कुछ डिफेक्ट हो गया था उसका अपॉइंटमेंट में, तो क्या उसका जो डिसीजन लिया हुआ है वो वैलिड माना जाएगा? या डेफिनेटली माना जाएगा। जो भी डायरेक्टर कंपनी में देखिए जैसे भी वो अपॉइंट हुआ, बट वो अपॉइंट हुआ ना, तो जो भी वो काम किया कंपनी में वो वैलिड माना जाएगा। सेक्शन 177 में आते हैं। सेक्शन 177 क्या बोलता है? सेक्शन 177 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी आपको जनरली हर जगह मिलेगा, लॉ में मिलेगा, ऑडिट में मिलेगा, कभी कभी तो ऑडिट कमेटी अकाउंट्स में भी मिल जाता है। देखिए, तो सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी, जो ऑडिट कमेटी का जो प्रोविजन है कि कौन कौन सा कंपनी को ऑडिट कमेटी मेंटेन करना पड़ेगा, तो सेम प्रोविजन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए भी है और एनआरसी मतलब नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी के लिए भी सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है। तो कौन कौन सा कंपनी को ऑडिट कमेटी मेंटेन करना, मतलब ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। पहले बात को जितना भी लिस्टेड कंपनी है उसको उन लोग को तो कुछ हो रहा ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनी को कंपलसरी है। उसके बाद जो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है 10, 50, 100 मतलब 10 पेड अप शेयर कैपिटल, 50 लोन बोरोइंग डिवेंचर और टर्नओवर 100 करोड़ और मोर। अगर किसी कंपनी का कोई भी एक प्रोविजन अगर फुलफिल करता है तो उसको एक ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। बट बोलता है कि कौन सा, बट कुछ ऐसा कंपनी है जिसको एग्जाम्पशन दिया गया, जैसे कि जॉइंट वेंचर हो गया, होली ओन सब्सिडरी हो गया, डोरमेंट कंपनी हो गया, जो कि सेक्शन 455 में डिफाइंड है। इन लोग को जरूरत नहीं है कि आप ऑडिट कमेटी बनाइए। तो कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी, जो ऑडिट कमेटी है उसको कॉम्पोजिशन मतलब कितने लोग एक ऑडिट कमेटी में मिनिमम होने चाहिए। एक ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर, होना चाहिए और मेजोरिटी जो होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, एक जो ऑडिट कमेटी बनता है कंपनी में उसका रोल क्या है कंपनी में? इसका रोल है the recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the company। जो भी ऑडिटर अपॉइंट होता है उसको अपॉइंटमेंट करता है, उसका रेमुनरेशन फिक्स करता है कि उसका रेमुनरेशन कितना होना चाहिए। फिर रिव्यू एंड मॉनिटर द ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस एंड ऑडिट प्रोसेस, रिव्यू करेगा और मॉनिटर करेगा ऑडिटर का इंडिपेंडेंस या उसका परफॉर्मेंस रिव्यू करेगा कि कैसा उसका परफॉर्मेंस कंपनी में। फिर ऑडिट कमेटी का रोल है एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर रिपोर्ट, एग्जामिनेशन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऑडिटर रिपोर्ट को, अप्रूवल और एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी, ऐसा सब इसका रोल है। फिर हाँ और भी नीचे है कि वैल्यूएशन ऑफ एसेट या अंडरटेकिंग, वैल्यूएशन करेगा कि हाँ इस एसेट का कितना वैल्यू होना चाहिए, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू कितना होना चाहिए। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल करेगा कि कितना इसका इवैल्यूएट, इसका जो इंटरनल कंट्रोल है उसका कितना इवैल्यूएशन होना चाहिए, कितना है। सेक्शन 177, तो सेक्शन 177 था जो कि ऑडिट कमेटी से रिलेटेड है। तो सेक्शन 177 में एक और बोलता है लीगल मैकेनिज्म, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 177 सबसेक्शन 9 में सेक्शन 177 सबसेक्शन 9 में डिफाइंड है लीगल मैकेनिज्म। एवरी लिस्टेड कंपनी और सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल एस्टैब्लिश ए लीगल मैकेनिज्म फॉर डायरेक्टर एंड एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न इन सच मैनर। मतलब जो भी बड़ा कंपनी है ना उन लोगों को एक तो व्हीकल मैकेनिज्म बनाना ही पड़ता है। जैसे कौन कौन सा कंपनी को व्हीकल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, लिस्टेड को तो कोई नहीं छोड़ता है। तो देखिए बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे लिस्टेड हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, ओपीसी हो, स्मॉल हो, गवर्नमेंट हो, मतलब किसी का भी कोई भी कंपनी हो, बट इसका पीछे इसका अलग कंडीशन है कि किसी कौन सा कंपनी जिसको व्हीकल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। द कंपनी विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, कोई भी अगर कंपनी है अगर पब्लिक के तरफ से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो उसको व्हीकल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। द कंपनी विच हैव बोरोड मनी फ्रॉम बैंक
और PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ से ज़्यादा अगर बोरोइंग करता है तो भी उसको लीगल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। लीगल मैकेनिज्म डिफाइंड है एज पर सेक्शन 177 सबसेक्शन 9। सेक्शन 177 हम लोग को ओवर हो गया। इसमें कि 2 सेक्शन था, जिसमें कि 2 प्रोविजन था, एक ऑडिट कमेटी था और एक लीगल मैकेनिज्म था। हम लोग सेक्शन 178 में आते हैं। सेक्शन 178 बोलता है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। सेक्शन 178 में भी दो प्रोविजन है, एक NRC का है, एक स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का है। तो इसका भी जो प्रोविजन है ना कि कौन कौन सा कंपनी को नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी बनाना पड़ेगा, सेम ही है जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में हम लोग जो पढ़े थे ना सेक्शन 149 में, सेम ही यहाँ पे भी है कि जितना भी जो लिस्टेड कंपनी है ना, जो भी लिस्टेड कंपनी है उन लोग को NRC तो बनाना ही पड़ेगा, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। और जो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उन लोग का अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और लोन डिवेंचर 50 करोड़, अगर टर्नओवर 100 करोड़ है, अगर कोई भी प्रोविजन अगर लिमिट अगर टच करता है तो उसको एक NRC कमेटी बनाना पड़ेगा। ठीक है। द फ्लोइंग क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट NRC। कुछ ऐसा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसको कि NRC बनाने की जरूरत नहीं है। कौन सा ऐसा कंपनी है? जॉइंट वेंचर हो गया, होली ओन सब्सिडरी हो गया, डोरमेंट कंपनी हो गया, जो कि सेक्शन 455 में डिफाइंड है। रोल ऑफ NRC एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, क्या उसका रोल है NRC का? द नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी शैल आइडेंटिफाई द पर्सन हु आर क्वालिफाइड टू बिकम डायरेक्टर एंड हु मे अपॉइंटेड इन सीनियर मैनेजमेंट। ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको डायरेक्टर बन सकता है और कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि सीनियर मोस्ट पोजीशन कंपनी में होल्ड कर सकता है, कौन सा डायरेक्टर उसको हटाया जा सकता है, सब यही करता है। रिकमेंड रेम्यूनरेशन करता है कि कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। अब सेक्शन इसमें 2 चीज था, एक तो NRC था और एक और है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 178 सब सेक्शन 5 में। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी कौन सा ऐसा कंपनी है जिसमें कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाना पड़ेगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1000 शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर एंड एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर एट एनी टाइम ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर शैल कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। अगर किसी कंपनी में 1000 या 1 शेयर से ज़्यादा शेयर होल्डर हो गया, डिवेंचर होल्डर हो गया, डिपॉजिट होल्डर हो गया, तो अगर कोई भी प्रोविजन अगर टच करता है तो उसको एक स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाना कंपलसरी है। जो कि कंपनी में 1 साल में कभी भी टच करता है तो उसको एक स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाना कंपलसरी है। कहता है कि पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन, जो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में अगर कोई भी प्रोविजन फॉलो अगर टच कर रहा था बट वो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी अगर नहीं बनाता है तो उसको पेनल्टी लगेगा। कंपनी को 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक लगेगा और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसको 25,000 से लेकर के 1 लाख तक लगेगा। और ये जो पेनल्टी है ना सेक्शन 178 सब सेक्शन 8 में, जो सेक्शन 177 हम लोग जो पढ़े थे ऑडिट कमेटी में और जो सेक्शन 178 है, दोनों का पेनल्टी सेम है। मगर दोनों का पेनल्टी सेम है, मतलब कि कोई भी अगर गलती करता है सेक्शन 177 में या सेक्शन 178 में तो उसको पेनल्टी सेम ही है। कंपनी को 1 लाख से लेकर के 5 लाख और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसको 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपये तक और बोथ का पेनल्टी है। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों का सेक्शन 164 से 178 तक आप लोगों को मैं आज रिवीजन कराया। ठीक है, कल जो पिछले दिन हम लोग जो रिवीजन करवाए थे सेक्शन 149 से 163 तक करवाए थे। आज हम आप लोगों को दिए प्रोवाइड किए लेक्चर, रिवीजन लेक्चर सेक्शन 164 से 178 तक। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। चलिए, थैंक यू।